चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, इन सब का रेशियो जो है जितना इक्वल अमाउंट होना चाहिए बैलेंस के लिए, हमारी बॉडी के लिए उतना इनका परफेक्ट रूप होना चाहिए। तो उसी डाइट को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स है सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। किसमें है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसको हम तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम के हेल्प से हम इसको तोड़ देंगे किसमें? सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में। किसमें तोड़ देते हैं? सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल आपका मोनोसैकेराइड्स हो जाएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें हो जाएंगी। प्रोटीन टूट जाएगी अमीनो एसिड में, फैट टूट जाएगा ग्लिसरॉल एंड प्लस फैटी एसिड में। तो ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था और किसमें टूट गया? सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो यही जो प्रोसेस होता है यही क्या कहलाएगा बेटा? आपका डाइजेशन। क्या कहलाता है? यही आपका डाइजेशन। डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको दो एस्पेक्ट पढ़ना पड़ता है। एक को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आहार नाल बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्या है बेटा? दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है ऐसी आहार नाल जो आपका माउथ से लेके एनस तक इसका क्या हो? विस्तार हो। माउथ से लेके एनस तक इसका क्या हो? विस्तार हो, तो उसे कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? ऐसी ग्लैंड जो डाइजेशन में एंजाइम या हार्मोन्स का सिक्रेशन करे। ठीक है, तो इसमें आपके तीन होते हैं। एक को कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, या इसको क्या कहते हैं? एमाइलेज ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा। क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा, लार सिक्रेट करती है। और इस लार में जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज है, या इसी को टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। और इसका जो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 पीएच। आपका ये सैलिवरी ग्लैंड है। उसके बाद आपका क्या आता है? लीवर। लीवर जो है ये हमारी बॉडी का सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और लीवर किसका प्रोडक्शन करता है? बाइल का। ठीक है, किसका प्रोडक्शन करेगा? बाइल का। और थर्ड आपका क्या है? पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या होती है? एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, मिक्स का मतलब ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम हार्मोन्स दोनों का सिक्रीशन करे। तो जो ग्लैंड आपकी एंजाइम का सिक्रीशन करती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। और दूसरे को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये सिक्रीट करेगा एंजाइम का। और जो आपका एंजाइम पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है उसको कहते हैं ट्रिप्सिन। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो आपका हार्मोन सिक्रीट होता है वो लैंगरहैंस की धूपिकाएं जो होती हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, उससे आपके अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन, और बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा से क्या है? सोमैटोस्टेसिन। ये तीनों क्या है? हार्मोन सिक्रीट होता है। तो सोचो इस ग्लैंड से आपका एंजाइम हार्मोन दोनों सिक्रीट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ये सारी जितनी भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं ये सारी ग्लैंड्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, और आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से लेके एनस तक के पार्ट को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें आपका बटा है ओरल कैविटी। क्या है बेटा? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में देखेंगे तो सबसे पहले पैलेट होता है। पैलेट का मतलब होता है तलवा। टच करो ना, टंग से आप टच करेंगे ऊपर तो तलवा हो जाएगा, पैलेट हो गया। दूसरा आपका टीथ हो जाएगा, फिर आपका टंग हो जाएगा। ओरल कैविटी के बाद क्या था आपका? फेरिंग्स था, फिर ओइसोफेगस था, फिर आपका क्या था? स्टमक था। स्टमक के बाद आपका क्या आएगा? लीवर वगैरह तो वहीं पे हो गया। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दो आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट आपके क्या क्या होते हैं? ड्यूडेनम होता है, जूजुनम होता है और इलियम, यही ना। और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट क्या क्या होते हैं? सीकम, कॉलन और रेक्टम। कॉलन जो सीकम है ये इसके पास ई कोलाई बैक्टीरिया सिम्बियोटिक एसोसिएशन करती है। कोलन आपका तीन प्रकार से डिवाइड होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स।
रेक्टम के बाद आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन के बाद आएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आएगा। अपेंडिक्स आता है, ये पहले किसका सिक्रेशन करता था? सेलुलोज का सिक्रेशन करता था। क्यों? क्योंकि पहले जो ह्यूमन था वो हर्बीवोरस था, पेड़ पौधों की पत्तियां खाता था, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज का क्या होता था? सिक्रेशन होता था। परंतु जब धीरे धीरे आपका ह्यूमन ओमनीवोरस हो गया तो सेलुलोज का सिक्रेशन होना बंद हो गया, इसलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है हमारी कैसी ऑर्गन हो गई? वेस्टिजियल ऑर्गन हो गई। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका क्या आ गया? रेक्टम के बाद एनस हो गया। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के माउथ से लेकर जो कैनाल है इस तरीके से पूरी ट्यूब जो होती लगी रहती है। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक है, तो उस ट्यूब को हम सीधा कर दें, इस तरीके से एकदम सीधा कर दें एनस तक। ठीक है, ये ट्यूब क्या है? एकदम एनस तक सीधा हो जाए। और ये हमारी बॉडी है, बॉडी की क्या है? बॉडी कैविटी होती, बॉडी वॉल। ठीक है, सॉरी, बॉडी वॉल है। और यहाँ पे क्या है? आपका एलिमेंट्री कैनाल है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो स्पेस होता है जिसमें आपका लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, ये स्पेस ही क्या कहलाएगा? सीलोम। क्या कहलाता है? सीलोम। समझ गए ना सीलोम क्या है? इतनी चीजें। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ाया था जी? ओरल कैविटी मैंने पढ़ा दिया था, पैलेट पढ़ा दिया था, टीथ पढ़ा दिया था, टंग पढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद ओरल कैविटी में आपका क्या पाया जाता है? सैल्वरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो ग्लैंड पहले पढ़ा दूं कि पहले सीक्वेंस से आऊं? एलिमेंट्री कैनाल, चलो सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस में फिर मैंने फेरिंग्स भी पढ़ा दिया था, ओइसोफेगस पढ़ा दिया था, आज पढ़ाना था आप लोगों को स्टमक। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्टमक डालिए, कौन सा नंबर है स्टमक? देखो उसमें थर्ड है कि फोर्थ नंबर है? फोर्थ नंबर। लिखिए स्टमक, स्टमक लिखिए। चलिए भाई बनाइए, स्टमक बनाइए आप लोग। देखिए बेटा, शांत रहो सब लोग, क्या बातें चलती है तुम लोग की? ये आपका क्या है? जे शेप का। जे शेप का क्या होता है? आपका स्टमक पाया जाता है। स्टमक के ही अंदर आपके सारे जितने फूड आते हैं स्टोर होके हमारे स्टमक में ही आके स्टोर होते हैं। ठीक है, ओइसोफेगस के थ्रू ये जो आपकी नली होती है जिसको ग्रास नली बोलते हैं, उसके थ्रू जो होता है आपका भोजन जो है वो आता है माउथ से, हमारे ओरल कैविटी से हमारे स्टमक में। तो हमको पहले स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बीच में क्या है? यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर का मतलब होता है कि रुकावट, वहां से फिर आप अंदर इंटर करते हो, मतलब गेट है। ठीक है, तो ये कौन सा स्फिंक्टर बताओ जी? कौन सा मैम बताओ? लिखो गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिंक्टर, लिखो। इसका जैसा नाम वही है, गैस्ट्रो। हाँ, गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिंक्टर। हाँ, ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे एक आपका वाल्व लगा है उसका नाम क्या है? गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर हो गया। ठीक, अब हमारा जो, ध्यान से देखना, ये हमारा जो पेट का वाला पार्ट है इसमें देखो 1 2 3 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसको इसके सिचुएशन लोकेशन के बेस पे यहाँ पे इसके पार्ट को हमको डिफाइन करना है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे, इसके जस्ट पीछे उस साइड हमारा क्या होता है? इसके ऊपर वाले उस साइड पे हमारा हार्ट होता है। ठीक, क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। अगर कभी
आप खाना कुछ बाहरी या कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमको क्या होती है, अगर हमको गैस बनती है तो वो गैस हमारे हार्ट में नहीं जाता है, यहाँ ये जो आपको इसोफेगस है ना, यहाँ पे वो जलन होती है, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा क्या है, हार्ट में जलन हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इसके जस्ट उस साइड हमारा हार्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कार्डियक, क्या कहेंगे, कार्डियक रीजन। लिखिए कार्डियक। रुको 1 मिनट। इसको लिखेंगे कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन, ठीक। और इसके इस साइड वाले में आ जाओ, इसके इस साइड में जो बेटा आपका पाया जाता है, इसके इधर साइड में हमारा क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक मैमल के बॉडी का, कोई भी मैमल हो उसके बॉडी का सबसे यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, हमारे डायफ्राम होते हैं, ठीक है। डायफ्राम ही एक मनुष्य को, उसकी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक आपका एब्डोमेन नीचे हो गया, ये डायफ्राम है ना, ये वाला हिस्सा जहां से आपके रिब्स लगे हैं, पसलियां जहां से लगती हैं, उसके नीचे ही आपकी क्या पाई जाती है, डायफ्राम पाई जाती हैं। यही जो इस तरीके से कोई व्यक्ति है ये, और ये इसका चेस्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो ऐसे डायफ्राम लगे होते हैं, सॉरी इस तरीके से बने रहते हैं, ऐसे उल्टे में, ठीक है। ये हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल पार्ट होता है, और एक ऊपर वाला क्या हो जाएगा, थोरैसिक। वेरी गुड। ये क्या है आपका, थोरैसिस। थोरैसिस पार्ट हमारे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला यही होता है, यही मैमल्स के बॉडी का सबसे यूनिक कैरेक्टर है। अगर कोई पूछता है कि मैमल्स का सबसे यूनिक कैरेक्टर क्या है, तो मैमल्स में डायफ्राम प्रेजेंट होना ही सबसे बड़ा आपका क्या होता है, यूनिक कैरेक्टर है। इसी से मैमल्स में आपको रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसको क्यों बता रहे हैं, इस फिगर को समझाने के लिए। डायफ्राम के पास में जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं फंडिक। क्या कहते हैं, फंडिक। वो जो सेल होती है उसके पास, उस रीजन को कहा जाता है फंडिक। तो इसके जस्ट इधर से हमारा क्या होता है, ऐसे डायफ्राम लगा रहता है, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, फंडिक हो जाएगा। लिखो फंडिक रीजन। फंडिक रीजन का मतलब डायफ्राम के पास पाए जाने वाले पेट के रीजन को फंडिक रीजन कहेंगे, ठीक है। हार्ट के पास पाए जाने वाले पेट के रीजन को कार्डियक रीजन कहेंगे। किसी को अगर जलन होती है, पेट में गैस बनाता है, तो यहाँ कार्डियक वाले रीजन में ही आपकी क्या होती, गैस जम जाती, जिसके वजह से आपको क्या होता है, जलन होता है। तो ऐसा फील होता है कि हमारे हार्ट में जलन हो रही, बट हार्ट में नहीं, इस ओइसोफेगस में होता है, ठीक। अब यहाँ इस वाले हिस्से में आइए, कार्डियक हो गया, फंडिक हो गया। इस वाले हिस्से से आपका यहाँ से क्या लगा रहता है, लीवर ना, लीवर लगा रहता है। तो ये वाला हिस्सा लीवर के पास है, तो इसको क्या कहेंगे, पाइलोरिक। वेरी गुड, पाइलोरिक रीजन। और ये इसकी बॉडी है, बची हुई पार्ट ये इसके स्टमक की क्या है, बॉडी। समझ में आ गया यहाँ तक सबको। इसके बाद बेटा यहाँ वाला जो इंस्फिंक्टर आपका लगा हुआ है, यहाँ वाला वॉल्व पाइलोरिक के पास है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक इंस्फिनिक्टर। उसमें क्या स्पेलिंग कुछ गलत है, एच लिख लेना यहाँ पे, तो PH लिख लेना और TOR लिख लेना, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। मतलब ये लीवर के पास जो पाया जाएगा उसको कहेंगे पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। जो ओइसोफेगस ग्रास नली के पास पाई जा रही है उसको गैस्ट्रो ओइसोफेगस इंस्फिंक्टर कहेंगे। और बाकी ये सारे इसके पार्ट हैं। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए इसको, फिर मैं समझा रही हूँ। एक तो आपका ये फिगर हो गया, आपको मैं फिगर के माध्यम से समझा दे रही हूँ, फिर नीचे में लिखवा दूंगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना फिगर।
देखो फिगर में क्या है, आप पीछे से आए हो, ध्यान से सुनो। हमने क्या पढ़ रही हूँ, हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसको कहा जाता है आहार नाल। हमारे मुंह से लेकर के एनस तक के पार्ट को, जहां से आपका रॉ मटेरियल बाहर आता है, वहां तक के पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, आहार नाल, या तो उसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो हमने कल क्या किया, आहार नाल में आपकी ओरल कैविटी को पढ़ाया था, जिसमें आपका माउथ वाला पार्ट पाया जाता है, पैलेट था, तलवा, जीभ पढ़ाया था और टीथ पढ़ाया था। उसके बाद मैंने फेरिंग्स पढ़ाए थे। फेरिंग्स जो एक ऐसा आपका रास्ता होता है, फेरिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं जी, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मुझे बहुत हिंदी नहीं आती, ठीक है, देखो तुम लोगों को याद है, तो जो फेरिंग्स है बेटा, वो एक ऐसा पैथवे होता है जो कॉमन है, रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कॉमन रास्ता क्या है, आपका फेरिंग्स है। फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है, जो बाहर का आपका इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है और जो हमारे बॉडी का प्रेशर होता है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद आपका ओइसोफेगस मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ओइसोफेगस में मैंने उसके बाद आपको स्टमक पढ़ाना है। तो स्टमक का ये आपका स्ट्रक्चर है। स्टमक का जो शेप होता है, स्टमक कैसा है, इसमें बोन वगैरह नहीं पाए जाएंगे, तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप कैसा है, जे स्ट्रक्चर से। ठीक है, और इसमें आपके दो तरीके के स्फिंक्टर लगे होते हैं। जो आपकी आहार नाल के पास लगी रहती है उसको कहेंगे गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिंक्टर, एक वॉल्व, और जो यहाँ लीवर के पास लगी रहती है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे। दो लगे हैं। हमारा जो स्टमक है, स्टमक के पूरे पार्ट में देखेंगे, हमारे स्टमक के 4 पार्ट हैं। रीजन में 3 रीजन है, एक सिर्फ स्टमक का, बाकी सारे आसपास के वजह से उसका रीजन रखा गया। कार्डियक जो कार्डियोलॉजी होती है, हार्ट की स्टडी की जाती है उसमें, तो इसके पास में आपका हार्ट पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कार्डियक रीजन। इसके पास में डायफ्राम पाया जाता है, इसलिए कहेंगे इसको फंडिक रीजन। और इसके पास में लीवर पाया जाता है, इसलिए कहेंगे इसको पाइलोरिक रीजन। और बचा ये इसका बॉडी पार्ट। इसी बॉडी पार्ट में ही आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, इसी बॉडी पार्ट में ही डाइजेशन होता है। जो हम खाना खाते हैं, जब मैकेनिज्म समझाऊंगी, तो जो खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या पाया जाता है, सलाइवा। सलाइवा में पाए जाते हैं माइलेज या टाइलिन एंजाइम। उसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो हमारे माउथ में किसका डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद बचा क्या, प्रोटीन, फैट और विटामिन बच के। अब वो आते हैं ओइसोफेगस से हमारे स्टमक में। हमारे स्टमक में आने के बाद हमारे स्टमक में होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन, और रेनिन भी क्या करता है, प्रोटीन। रेनिन जो होता है RENNIN, देखो रेनिन 2 होता है, एक RENNIN, ये आपका प्रोटीन है। और एक रेनिन जो है वो एंजाइम है। ये जो है ये एंजाइम है, ये किडनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, किडनी। हाँ, अरे सॉरी, हाँ, ये आपका हार्मोन्स है और ये आपकी प्रोटीन है। तो ये हमारी कहाँ है, ये स्टमक से है। ठीक है, और ये हमारा बिलोंग करता है किडनी से। तो ये रेनिन और ये रेनिन में बहुत फंसाता है, ध्यान रखना, बस स्पेलिंग की अंतर है, और जो उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सेम रहता है। ये जो रेनिन होता है, ये जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें जो आपका पाया जाता है प्रोटीन, उसका नाम है कैसिन। क्या होता है, बच्चे में, इन्फेंट में पाए जाने प्रोटीन का नाम क्या है, कैसिन। और ये कैसिन को कर्ड में चेंज कर देता है, जिसको क्या क्या कहते हैं, नहीं, पैरा कैसिनेट होता है, पैरा कैसिनेट होता है। और ये क्या होता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग जो दूध पीते हैं, कुछ टाइम बाद जो दूध जाता है ना, दूध में क्या होता है, आपका जो प्रोटीन प्लस वाटर होता है। तो हमारे पेट में जाने के बाद ये जो हमारे पेट में ये कैसिन, बच्चों में कैसिन और हमारे में क्या है, पेप्सिन, या तो इसको पेप्सिनोजेन कह दो, पेप्सिनोजेन। ठीक है, ये क्या करता है, इसी जो प्रोटीन हम लोग जो मिल्क पीते हैं उसको इसके छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, तोड़ देगा, तो वो क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। कर्ड का मतलब जो दूध वाला प्रोटीन है वो हमको मिल जाएगा, प्लस आपका वाटर हो जाता है। तो ये चीजें मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चों को अगर दूध कोई उसकी माँ पिलाती है, 1-2 घंटे के बाद अगर पेट से उसको दाबो तो मुंह में से कर्ड जैसा निकलता है ना, दही जैसा,
वो इसी की वजह से, ये जो कैसिन उसका जो प्रोटीन है, ये जो एंजाइम है, इसी की वजह से क्या होता है, सॉरी कैसिन जो प्रोटीन है ये रेनिन एंजाइम की वजह से क्या होगा, पैरा कैसिनेट में चेंज हो जाता है, मतलब कर्ड में चेंज हो जाता है। इसलिए बच्चे जो दूध पीते हैं ऐसा लगता है कि सबको लगता है पेट में फट गया, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, पेट में फटा नहीं है, वो दूध में जो वाटर अलग हो जाता है और आपका मिल्क की प्रोटीन अलग हो जाती है। तो यहाँ जो है मैं क्या समझा रही थी, ये सारे पार्ट हैं। तो हमारे जैसे मुंह में जो हमने क्या मिलाया, उसमें सलाइवा मिला दिया और हमारा क्या हो गया, स्टार्च का डाइजेशन हो गया। तो उस खाने को कहते हैं बोलस। क्या बोलेंगे, उस खाने को बोलस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसको जब हम च्युइंग करते हैं, डालते हैं, तो गोले गले जैसा हो जाता है, राउंड राउंड, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बोलस। जब हमारे पेट में आता है तो हमारे पेट में प्रोटीन एंजाइम पाई जाती है, पेप्सिन, जिसके वजह से प्रोटीन का पाचन हमारे किस में होता है, पेट में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में हो गया, प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में हो गया, और जितना सब कुछ बचा रहता है हमारे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। पर सारे डाइजेशन में आपका सबसे डाइजेस्टिव एंजाइम जो पाए जाते हैं वो पैनक्रियाज में होते हैं। उसमें फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। तो आपका जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है वो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। वो वहां से निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, पूरे भोजन का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। तो क्वेश्चन में आपका आता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, हमारे मुंह में, ओरल कैविटी दे सकता है या तो माउथ। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है। पैनक्रियाटिक जो पूछता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्या है, आपका पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस होता है। ये आपको मैकेनिज्म आप लोगों को बाई रिएक्शन अच्छे समझाया जाएगा, अभी मैं यहाँ समझा रही हूँ। तो ये यहाँ पे आपका जो अब यहाँ पे जो पेप्सिन वगैरह मिल गए या सीएल वगैरह मिलने के बाद जो आपका प्रोटीन पाचन होने के बाद जो आपका बचता है भोजन, उस भोजन को क्या कहते हैं पचने के बाद, काइम। क्या कहते हैं, काइम। तीन शब्द है, बोलस है, काइम है, और एक क्या है, काइल, ठीक है। हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में अगर भोजन में क्या मिल जाए, हाँ सलाइवा मिल जाए तो बोलस हो गया। काइम में क्या हो गया, ये पेट में जो रहता है स्टमक में, और जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, जूडिनम के बाद वाले पार्ट से आता है, उसको क्या कहते हैं, काइल बोलते हैं। ओके, चल यहाँ से चलिए करिए, ये चीज आप लोगों ने बना लिया। अब चलो इसको थोड़ा सा लिख लो, तो स्टमक के बारे में लिखो, लिखो स्टमक, स्टमक is a muscular type muscular J टाइप सेल्स, लिखो J मस्कुलर टाइप एंड J शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर टाइप और J शेप्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसका लोकेशन लिखिए, इसका लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है, इट लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट साइड में। पेट हमारे दाहिने साइड नहीं पाया जाता है, बाएं साइड पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है उसी कैविटी के जस्ट लेफ्ट साइड में हमारा क्या पाया जाता है, पेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, लोकेशन है, लिखिए। एंड इसको लिख लो, ये चारों इसका रीजन लिख लो, तो लिखो एक कार्डियक लिखो, एक कार्डियक पोर्शन मतलब टुवर्ड्स हार्ट की तरफ जो पाया जाएगा पोर्शन या रीजन, उसको एक कार्डियक पोर्शन या कार्डियक पोर्शन बोलेंगे, पहला। दूसरा लिखिए फंडिक
पोर्शन, ये टुवर्ड्स किधर है, डायफ्राम की तरफ, टुवर्ड्स डाई, और आपका क्या है थर्ड, आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक पोर्शन, ये आपका बेटा किधर है, टुवर्ड्स लीवर, लीवर साइड। ठीक है, यहाँ तक हो जाए तो आप लोग बताइए, फिगर बना लिए है ना, इसको करिए यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आप लोगों को मुझे इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, उससे कौन कौन सी हार्मोन्स या एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो बताना, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपका नॉर्मल रीजन है। हो गया, चले चलो। अब यही एक चीज और जरा समझ लो तो, आ जाओ इसी में। देखो हमारा जो स्टमक होता है बेटा, इसमें क्या पाए जाते हैं, लेयर्स पाए जाते हैं। हमारे स्टमक में यहाँ पे इस तरीके से अंदर लेयर्स पाए जाते हैं। जब खाना आप नहीं भरते हो, खाना अगर पेट में नहीं तो पेट क्या होता है, पिचक जाता है। ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं हमारा पेट क्या होता है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके फोल्डेड होते हैं, जो आपके लेयर होते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा का जो होता है क्या होता है, फोल्डिंग होता है। तो वो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि रूजी कहाँ का फोल्डिंग स्ट्रक्चर है। म्यूकोसा जो आपका लेयर होता है, उस लेयर में फोल्डिंग स्ट्रक्चर रहती है। जब खाना भरता है हमारा फोल्ड क्या होता है, इस तरीके से स्पैंड हो जाएगा, खाना उसमें भर जाएगा। और जब खाना खत्म हो जाए धीरे धीरे वो रूजी इस तरीके से सिकुड़ जाती है। ठीक है, वो उसी तरीके से हमारे इंटेस्टाइन में जब आते हैं तो इंटेस्टाइन में आप देखते हैं वहां फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, विलाई होता है। क्या होता है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर विलाई होता है। तो वो क्या करता है, जो माइक्रो विलाई होता है वो आपका उसके पास से ब्लड वेसल्स जाती हैं और वो ग्लूकोज का क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके वो ब्लड वेसल्स में डाल देता है डायरेक्ट ग्लूकोज को बाई डिफ्यूजन। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी होता है। ठीक, तो इसमें ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। जो अंदर वाली लेयर है इसको कहेंगे, बाहर वाली लेयर को सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। एक लेयर और है दिमाग पे नहीं आ रही मुझे, और म्यूकोसा। ठीक है, और ये जो इसी तरीके से ये पूरा इस तरीके से पूरी इस तरीके से लेयर रहेगी ऐसे, और ये इस तरीके से फोल्डिंग रहेगी। देख रहे हो, ऐसे जो आपका म्यूकोसा अंदर वाली लेयर है, ये वाली वो इस तरीके से ऐसे 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 फोल्डिंग रहती है। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, फोल्डिंग
स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोसा लेयर इज नोन एज रूजी। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा? रूजी कहलाएगा। और इंटेस्टाइन में जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, इंटेस्टाइन में फोल्डिंग स्ट्रक्चर जो आपका घुमाव में रहता है उसको क्या कहते हैं? विलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई। चलिए लिख लीजिए, और कुछ तो नहीं छूटा। कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया माइक्रोविलाई? हाँ, तो इसी को कह रही हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यही आपका मैक्सिमम, इसी से आपका एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का ब्लड उसमें जाने के लिए। हमारा जो माइक्रोविलाई छोटे छोटे से पाए जाते हैं, वहां पे जो एब्जॉर्प्शन बेटा ना, वो वाटर्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे फूड का, ग्लूकोज का नहीं होता है। ठीक है, उसको जब अभी मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी चीजें, तब डीप से जाऊंगी। अभी धीरे धीरे तुम लोगों के लिए जाल बता रही हूँ, चीजों को समझा रही हूँ, फिर धीरे धीरे फिर डीप में समझाऊंगी तो सारी चीजें समझ में आएंगी कि मैम ने क्या क्या बताया है। तो ये जो रूजी जहाँ स्टार लगाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो गया यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पेट है, पेट में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, लिखिए। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा बनाइए तो। हाँ, है तो यही। देखो, ध्यान से देखो, सारी ग्लैंड समझ में आएंगी, ध्यान से देखना। ये जो हमारा पेट है, ये हमारा जो स्टमक है, ये स्टमक है ना, इस स्टमक के पास इस तरीके से ग्लैंड्स लगी होती है। क्या होती है? इस तरीके से ग्लैंड्स लगी रहती हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो ग्लैंड्स है, मैं एक ग्लैंड का स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ। ठीक, इसी एक ग्लैंड का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इस ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इस ग्लैंड का नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये जो देखो, ये पेट वाला हिस्सा है। ठीक है, फिर इस तरीके से इधर से ऐसे है, और ये वाला हिस्सा इधर। समझ रहे हो ये चीज? ये चीजें समझ में आ रही है आपको जो मैंने बनाया यहाँ पे? अब आप लोग को यहाँ से समझना है। चलो, हमारा जो स्टमक है, उसमें सबसे मेन आपका जो ग्लैंड्स है उसको कहते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो ग्लैंड्स है, यहाँ पे ये जो है इसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट। क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक पिट कहेंगे। और ये जो ग्लैंड है यहाँ पे, इसको क्या क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ इसके नेक वाले रीजन में जो पाया जाएगा, इसको कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। लिखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती है? क्या रिलीज करती है? म्यूकस। किसका सिक्रीशन करती है बेटा? म्यूकस का। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको शायद श्लेष्म बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसको श्लेष्म बोला जाता है हिंदी में, चिपचिपा पदार्थ होता है। ये म्यूकस का क्या करती है? सिक्रीशन करती है, ताकि हमारा जो भोजन है उसमें क्या हो? लिक्विड फॉर्म बना रहे। ठीक, इसके बाद आपकी यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ इस वाले हिस्से पे। उस ग्लैंड का नाम है आपका ऑक्जेंटिक ग्लैंड। क्या नाम है? ऑक्जेंटिक ग्लैंड। ऑक्जेंटिक आर पेराइटल, पेराइटल ग्लैंड। और ये किसका सिक्रेशन करता है? HCl का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करता है।
HCl प्लस कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, एक तरीके का केमिकल होता है कैस्ट्रल इंटेंसिक फैक्टर, और HCl का क्या करता है, सिक्रीशन करता है। जो चीजें हमारी बॉडी में नहीं होती, जिसको हम बाहर से लेते हैं, मतलब एक्सटर्नल रूप में लेते हैं, उसको मेंटेन यही फैक्टर करेगा। जैसे जिस विटामिन की कमी होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं 10, हमको उनकी जरूरत नहीं होती, बाकी 10 क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। वो हमारे लिए क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। तो जो इसेंशियल है, आवश्यक अमीनो एसिड है, उसको हम जो लेते हैं, यही जो आपका कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, उसी को मेंटेन किया रहता है। समझ रहे हो। और HCl क्या करता है, जैसे हमने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद क्या होता है, अगर हमने अच्छे से भोजन को नहीं धुला है या हाथ नहीं धुला है, तो उसके साथ हमारे पेट में क्या जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं। तो HCl क्या करता है बेटा, उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। और इसके फंक्शन है, यहाँ तक करिए आप लोग। इसके बाद यहाँ नीचे वाले हिस्से में आपका सेल पाया जाता है, कोशिका ग्लैंड पाई जाती है। उस ग्लैंड का नाम है, क्या हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, ऑक्जेंटिव पैराइटल हो गया, चीफ ग्लैंड, चीफ सेल या चीफ ग्लैंड करिए, चीफ सेल। और इसी का एक नाम और है, बहुत सही, पेप्टिक ग्लैंड या सेल। और यही आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, पेप्सिन एंजाइम, यही सिक्रीट करती है। जो इसका क्या है, मेन है, सबसे इसकी मेन ग्लैंड यही होती है, चीफ सेल, यही इसका क्या है, हेड है। तो क्वेश्चन आपका पूछता है HCl का सिक्रेशन कौन करता है, ऑक्जेंटिक पेराइटल, दोनों नाम याद रखेंगे। इसको याद करने के लिए आप कैसे याद कराऊं, अच्छा, ऑक्जेंटिक पेराइटल, ऑक्स जानते हो, ऑक्स बैल, ठीक है, ऑक्स जानते हो ना, बैल। अब हमको इसका आ नहीं रहा है अच्छे से बनाने, जो भी सब हो, ये जो बैल होते हैं, ऑक्स हैं, ठीक है, उसके पैर में क्या है, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस लगा है। क्या लगा है, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस लगा है। तो ऑक्स से हो जाएगा ऑक्जेंटिक, पैर से हो जाएगा पेराइटल, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो गया, HCl। अगर याद होना है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप याद कर सकते हो तो इसको कर सकते हो कि एक ऑक्स है, उसके पैर में क्या लगा है, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ऑक्स से हो जाएगा ऑक्जेंटिक, पैर से पेराइटल, और टॉक्सिक से हो जाएगा HCl। तो ऑक्जेंटिक पेराइटल दोनों एक है, उससे HCl और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये किस में आएगा, कैटल में ही तो आता है, इसी से इसको कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर भी याद कर लेना। करो, क्योंकि बच्चे ऑक्जेंटिक और चीफ सेल में बहुत पेप्टिक और पेराइटल सेल में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी एक याद कर लोगे, दूसरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन आपके इन तीनों से पूछा जाता है, मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग में क्वेश्चन कैसे आएगा, A और B लिख देगा, यहाँ लिखेगा चीफ सेल, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यहाँ पे इसका सिक्रीशन दे देगा, HCl दे दिया, ठीक है, फिर इसका पेप्सिन दे दिया, और गैस्ट्रिक का क्या दे दिया है, म्यूकस। अब आपको पता है जो चीफ सेल है, चीफ सेल क्या सिक्रेट करती है, पेप्सिन, तो इसका B हो जाएगा। ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करती है, HCl, तो इसका A हो जाएगा, और ये इसका मिला हुआ है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चैप्टर फिनिश होने के बाद आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट होता है उस चैप्टर का, उस चैप्टर से रिलेटेड आपके 75 से 80 या 100 तक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जितने अभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन वो, प्लस जो पूछे जाएंगे वो। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो चैप्टर आपका खत्म होने के बाद आपका यहाँ पे मॉडल पेपर चलेगा चैप्टर का, यूनिट वाइज, और सबको देना पड़ता है ताकि आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपके पास अच्छे खासे कलेक्ट रहेंगे। आपका खुद का क्वेश्चन के क्या बोलते हैं नंबर, तो जब आपके एग्जाम रहेंगे उस टाइम आपको यहाँ वहाँ कहीं पे आपको कोर्स के लिए परचेज नहीं भागना पड़ेगा कि नहीं हम कहीं मॉडल पेपर ज्वाइन करें,
कहीं फला करे ढका करे, इतना मैं आप लोगों को दे दूंगी कि आपको बस बैठ के जितना ये सारी चीजें रहेंगी एक बार पूरा नोट्स पढ़ना, फिर तुरंत मॉडल पेपर लगाओ, नोट्स पढ़ो मॉडल। और उस टाइम जो है आप लोगों का यहाँ पे ऑफलाइन जो है मॉडल पेपर भी चलता है, OMR सीट पे बच्चे देते हैं। हर सैटरडे को यहाँ पे आपका मॉडल पेपर चलता है OMR सीट पे, पूरे होल सिलेबस से रहते हैं। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी देते, जो नहीं पढ़े वो इसलिए देते जितना आता है ठीक है, एग्जाम तो है नहीं, पर आपके पास 125 क्वेश्चन का कलेक्शन तो हो जाएगा। उसी 125 करके आपको 15-20 मॉडल पेपर हो गए, 2-2,500 क्वेश्चन कहाँ से 125 उड़ा देगा भाई, उन्हीं सब में से तो देता है। बस लैंग्वेज वो चेंज करता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे पकड़ ले जाओगे, कर ले जाओगे, हो गया सिलेक्शन। तो उस चीज को अगर आप सीक्वेंस से और कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आसानी से हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत हुआ इसमें तो बताओ। आप सबको समझ में आ गया ना कि ये आपके गैस्ट्रिक पिट से है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उससे आपका म्यूकस का सिक्रेशन होगा। ऑक्जेंटिक पेराइटल से एससीएल और कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है। चीफ सेल से या पेप्टिक ग्लैंड से पेप्सिन एंजाइम का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलो देखते हैं। अब लिखो, एक चीज और है इसमें, इसमें एक चीज पाया जाता है बेटा, उसको थोड़ा सा लिख लो नोट करके, तो एक्स्ट्रा चीजें नोट करके लिखो। जैसे जो बच्चे पीजीटी वगैरह देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और पीजीटी के रिपीटेड क्वेश्चन टीजीटी में आता है। ये चीज थोड़ा सा आप लोग लिख लो, तो लिखो आर्जिन टैफिन लिखो सेल्स, ये भी आपके पाए जाते हैं स्टमक में, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे एंजाइम का सिक्रेशन कर रहे हैं, तो सब कैसे हो जाएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पर आपके स्टमक में एक इंडोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, आरजी टैफिन सेल्स। ये सीरोटोनिन, ये सारी चीजों हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। लिखो, इसको लिखो, इंडोक्राइन ग्लैंड या सेल्स, और ये सिक्रीट करती है सीरोटोनिन, सोमैटोस्टैसिन और हिस्टामिन। लिखो, कुछ ये सिक्रेट करती है, पर पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं होता है, उसको फंक्शन के लिए पैनक्रियास चाहिए, तो वो सोमैटोस्टैसिन वहां पे आपका होगा। बेसोफिल चाहिए WBC से, तो आपका हिस्टामिन होगा। बस यहाँ पे ये पाई जाती है, सिक्रेट होती पर नॉन फंक्शनल होती है। लिखो यहाँ पे सीरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामिन। देखो, अगर मुझे इसी को हिंदी में लिखना होगा तो इसको यही लिखेंगे, सीरोटोनिन, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन और हिस्टामिन, ठीक है। यही सारी चीजें इस तरीके से इसको लिखा जाता है, तो लोगों को लगता है हम हिंदी पढ़ दिए, ठीक है। बेवकूफ बनाता है, बस इसी चीज को वो ऐसे लिख देता है, ठीक। आपका जो सिलेबस है बेटा वो हिंदी में है ही नहीं। अगर जो बच्चे ये कंफ्यूजन में जिए कि हमको हिंदी में मिल जाएगी, हिंदी में आपको बस ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी मिलता है। इसको देखो, आरजी टैफिन जो होता है सेल्स आपके स्टमक में ही पाया जाता है, जैसे ये सारी सेल्स पाई गई ना, उसी तरीके से आरजी टैफिन सेल्स यहाँ पास वाली जो रहती है, यहाँ पे आरजी टैफिन सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो आरजी टैफिन सेल्स होती हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। किसका, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, इसलिए कैसी है, एंडोक्राइन सेल्स होती है। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, सीरोटोनिन हार्मोन्स, ठीक है, सारे हार्मोन्स है यहाँ सिक्रेटेड। सोमैटोस्टैसिन हार्मोन और हिस्टामिन, इन तीनों का कार्य क्या होता है। जब आप पैनक्रियास पढ़ेंगे तो मैंने पैनक्रियास में क्या बताया था आप लोगों को, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो जो डेल्टा है ये किसका सिक्रेशन करता है, सोमैटोस्टैसिन हार्मोन्स का। किसका, सोमैटोस्टैसिन हार्मोन्स का
ये सबसे ज्यादा सिक्रेशन करेगा और यहीं पे ये फंक्शनल होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या करता है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का करता है। ग्लूकेगॉन, हम जैसे ज्यादा मिठाई खा लिए तो हमारी बॉडी में ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, और इंसुलिन जा करके उसको मेंटेन करेगा। अगर ये दोनों नॉन धीरे धीरे कम हो रहे हैं या नॉन फंक्शनल हुए, तब ये सोमैटोस्टेसिन जाता है, इन दोनों का कार्य करता है, ठीक है। हिस्टामिन जो है बेटा, ये आपकी एक डब्ल्यूबीसी होती है जिसको कहते हैं बेसोफिल्स। डब्ल्यूबीसी होती है क्या, बेसोफिल्स, वहां से इसका सिक्रेशन होता है हिस्टामिन का, ठीक है, वहां से ये बनती है, उस कोशिका से ये बनती है हिस्टामिन। सीरोटोनिन जो हार्मोन्स होता है बेटा, ये हार्मोन्स आपका न्यूरल होता है, ठीक है, हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं उससे ये हार्मोन्स आपका मतलब रिलेटेड होता है। जब आप लोगों को मैंने बताया ना बहुत हैप्पीनेस होता है, बहुत हंसी आती है, तो यही सारे हार्मोन्स वहाँ सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके थोड़ी डीप स्टडी में जब ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं अच्छे से इसको समझाऊंगी। अभी फिलहाल इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक समझते रहिए आप लोग, ठीक है। हाँ, अभी इसका फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल, इसके लिए इसका रिसेप्टर चाहिए ना, और रिसेप्टर इसका इसके पर्टिकुलर आर्गन पे ही होगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आप लोग, क्या बच गया भाई, कहाँ कौन कौन सा लिखे हैं, एक मिनट रुको, कुछ छूटा तो नहीं, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेने दो मुझे। चीफ सेल हो गया, चीफ सेल, पेप्टिक सेल, और इसी को जाइमोजन भी बोलते हैं। आर करके एक और लिख लो नाम, तो जाइमोजन, जाइमोजेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक कर लीजिए। अब आप यहाँ पे इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, स्टमक। स्टमक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको स्टमक। अब आगे चले, स्टमक समझ में आ गया ना। अब आगे हम लोग चलते हैं इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। इसके बाद क्या है आपका इंटेस्टाइन, तब उसके बाद सारी ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी। देखिए इंटेस्टाइन, पांचवा फंक्शन आपका क्या है, इंटेस्टाइन। अभी मैं, आप लोग परेशान मत हुई मैम, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट सब क्या की, जब मैं डाइजेशन का मैकेनिज्म समझाऊंगी तब वहां पे मैं बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट कैसे आपका टूट रहा है, प्रोटीन कैसे टूट, सब रिएक्शन के थ्रू वहां समझाऊंगी मैकेनिज्म में। अभी आप एक एक चीजों को बाय स्ट्रक्चरली और लोकेशन के बेस पे पढ़ रहे हो। इंटेस्टाइन में लिखो, इंटेस्टाइन में आपका पहला स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट डिस्टिंग्विश इन 3 रीजन, या इट divided into 3 रीजन। वो तीनों रीजन क्या है, डियोडेनम, दूसरा है जूजेनम, और तीसरा क्या है, इलियम। तीसरा क्या है बेटा, इलियम। यहाँ तक करिए। और ड्यूडेनम कैसा है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये हाईली वाइल्ड, और ये आपका ज्यूजनम है मिडिल पोर्शन, और ये है लॉन्ग। अब मैं आप लोगों को कल स्ट्रक्चर बताई थी ना, स्ट्रक्चर आप लोग खोलिए, मैं बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टमक बताया, स्टमक से यहाँ से जो आपका स्ट्रक्चर ऐसे आता है यू शेप का, ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से यू शेप बन रहा है कि नहीं, उल्टा यू शेप बन रहा है ना।
तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो यू शेप है, ऐसे क्वाइल्ड है और लंबी सी ट्यूब है, इसी को कहते हैं डियोडेनम, डियोडेनम। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी? हाँ, ग्रहणी, हाँ, ग्रहणी या ग्रहणी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, ठीक। और इसके अंदर आपका ये जो पाइप आती है, देख रहे हो, ये वाली ये आके यहाँ इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे खुल जाती है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जा करके लार्ज इंटेस्टाइन के इस वाले पोर्शन में खुल जाती है, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन है इमीडिएट पोर्शन, इसको कहेंगे ज्यूजेनम। और यहाँ का जो पोर्शन मतलब पीछे वाले हिस्से में, और यहाँ जो सबसे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ये सारे, इसको कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। समझ में आया? इलियम, ई होगा यहाँ पे शायद, क्या, हाँ यहाँ ई होगा, स्पेलिंग बना लीजिएगा। ये हो गया ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। ड्यूडिनम क्या है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड का। और फिर आपका ज्यूजिनम क्या है? आपका मीडियम पोर्शन है। और इलियम जो है सबसे हाईली क्वाइल्ड है, सबसे ज्यादा आपका क्वाइल या मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर क्या है? इलियम। चलिए यहाँ तक करिए। अब लिखिए आप लोग, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले ग्लैंड लिखो। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत में पाए जाने वाली ग्रंथियां लिखिए। इसके बाद आप लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत में पाए जाने वाली ग्रंथियां, ठीक है। इट प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट प्रेजेंट wall of it present on wall of small intestine, ठीक। इसमें ग्लैंड क्या क्या पाई जाएंगी उसको लिखिए आप लोग। ब्रूनर्स ग्लैंड, क्या है बेटा? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये देखो जितना डेंजरस नाम है ना, ये नाम कुछ होता नहीं, ये सब वही डेंजरस जो आपके साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं के अपने नाम पे रख देते हैं, ताकि हिस्ट्री में ऐसे नाम न कमाए तो ऐसे बच्चे याद रखें। ब्रूनर रहे होंगे तो वही इसकी स्टडी किए होंगे तो अपना ब्रूनर्स ग्लैंड रखें, ठीक है, रखिए। ये सिक्रीट करते हैं थोड़े से एंजाइम्स और म्यूकस। देखो, इट सिक्रीट या रिलीज द लिटिल एंजाइम एंड म्यूकस, ठीक है। एंजाइम, थोड़े से एंजाइम और म्यूकस का, चिपचिपा पदार्थ का क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं। और ये जो म्यूकस होता है बेटा, जानते हो क्या? जो हम लोग खाना, जैसे सुनो, जो हमने खाना खाया तो जो हमारे पेट में HCl था, HCl क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है, उसका pH लगभग 2.3 के लगभग होता है, ठीक है। जो चीज सोचो वो एसिड है, अगर उतना एसिड अगर किसी के स्किन पर डाल दो तो स्किन जल जाती है, पर सोचो तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता? म्यूकस के सिक्रेशन के वजह से, ठीक है। और जो हमारी पेप्सिन जो आपकी एंजाइम होती है ना, वो उसको एल्कलाइन मीडियम भी डालती है, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम का मतलब होता है बेसिक नेचर डालती है ताकि दोनों न्यूट्रल हो जाए। फिर भी वो प्रॉपर नहीं होता पर डैमेज नहीं करता, वहां म्यूकस रहता है। इसलिए ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती? कहती भाई अभी तुम तो आ रही हो, HCl भी आ रहा होगा, ऐसा ना हो कि हम तुमसे जल जाएं तो हमारे भी पास म्यूकस है, आओ उनको जलाओ। तो वो भी आई अपना ब्रूनर्स ग्लैंड, म्यूकस का सिक्रेशन की, जो थोड़ा बहुत एसिडिक मीडियम था न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, तो वहाँ चीजें नहीं जली, ठीक है। तो ये क्या करता है? लिटिल एंजाइम एंड म्यूकस का सिक्रेशन करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द, देखो द म्यूकस प्रोटेक्ट, जो म्यूकस होता है ये क्या करेगा बेटा? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। द डियोडेनम वॉल, जो डियोडेनम वॉल है, वॉल फ्रॉम
एसिडिक कंटेंट ऑफ, हमारे पेट में जो खाना था उसका नाम क्या था? काइम। क्या नाम था? काइम। मुंह में है तो गोले गोले सा है तो बोलस, पेट में आया तो काइम, इंटेस्टाइन में गया तो काइल। ठीक है, काइल हो जाता है वो लास्ट में, काइम है। तो ये हमारे पेट का जो खाना है उसमें क्या है? एसिडिक कंटेंट था। इसको म्यूकस ने क्या किया? प्रोटेक्ट किया, इसलिए वो अपने ड्यूडेनम के वॉल को क्या कर ली? बचा ली। और ये जो आपके ब्रूनर्स ग्लैंड अगर एक्चुअली देखा जाए तो वो आपके ड्यूडेनम में ही पाया जाता है। पर ड्यूडेनम क्या है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसलिए हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन देते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं दिया, वहाँ ड्यूडेनम देगा, तो हम ब्रूनर्स ग्लैंड मारेंगे। क्वेश्चन करने का भी शार्पनेस होता है। आप सब पढ़ लियो, पर अगर क्वेश्चन करने का तरीका नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जब भी टेस्ट हो अपने आप को बैठ के यहाँ जज करो, पढ़ो, क्वेश्चन समझो, लगाओ। यहाँ नहीं कुछ तुम्हारा होने वाला है कि नहीं भाई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपके नंबर कम आए। आपके मार्क्स कम आएंगे तो मुझे तो पता चलेगा ना कि कौन कौन से आपके टॉपिक अभी कमजोर हैं। मैं कहूँगी ना कि बेटा आपके इतने सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो आप समझ लो आपके इतने सारे टॉपिक अभी नहीं है, तो उतने सारे क्वेश्चन का पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर लो। तो टॉपिक तो ऑलरेडी अब दोबारा आएगा, क्वेश्चन तो कर ले जाओगे। तो इस तरीके से अपनी वीकनेस पता चलती है। ठीक, चलिए, पहला आपका ब्रूनर्स ग्लैंड हो गया। दूसरे लिखिए पेयर्स पैचेस। देखिए दूसरा आपका ग्लैंड क्या है? पेयर्स, PEYERS, पेयर्स पैचेस या पैचेस। ये ऑर्गेनाइज करता है लिम्फोइड नोड्यूल्स को। जो हमारी लसिकाएं की जो नोड्यूल्स होती हैं उसको ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड lymphoid nodule, lymphoid nodule usually found in इलियम। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? इलियम वाले पार्ट में। पेयर्स पैचेस आपके यूजुअली कहाँ पाए जाएंगे? इलियम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। वहीं पे लिम्फॉइड नोड्यूल्स रहते हैं, इस तरीके नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, दीज हेल्प इन द, ये क्या करते हैं? दीज हेल्प इन डिस्ट्रॉयड या डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ द रीजन। जो सोचो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बेटा आपके एसिड आपके पेट में रहता है उससे भी नहीं मरते। इसका मतलब वो अपने ऊपर सिस्ट चढ़ा लेते हैं, कवर, जो एसिड से भी आपका नहीं गलता। तो फिर हमारे कहाँ आते हैं? इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में आते हैं। तो वहाँ पे जो इलियम होता है वहाँ पे ये पैचेस पाए जाते हैं, इसको पेयर्स पैचेस कहते हैं। और ये क्या करता है? उन जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर वहाँ से भी वो नहीं होते हैं तब वो जाते हैं सिक्कम में, वही कोलाई बैठा रहता है, उनको खा जाएगा, फिर उनका कहीं सारा अस्तित्व तो खत्म। नहीं, अगर इस तरीके से रहे तो डेली हम लोग बीमार पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक कर लीजिए, पेयर पैचेस हो जाएंगे। थर्ड लिखिए क्रिप्ट ऑफ लीबर कोहन। देखो, क्रिप्ट ऑफ लीबर कोहन सुने हो ना नाम? हाँ, क्रिप्ट ऑफ लीबर कोहन नाम सुने हो ना? ये भी आपकी क्या होती है? एक तरीके से एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। ये भी क्या है? आपकी एंडोक्राइन सेल्स है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती है, ब्रूनर्स पैचेस और क्या है? क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन। लिखिए, ये जो क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर occurs through
occurs throughout small intestine between, ये क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई के बीच में स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन विलाई, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन विलाई, इन दोनों के बीच में ही आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है। और दे पॉसेज, इनके पास क्या होते हैं, ग्लोबलेट सेल होती हैं, ग्लोबलेट सेल होती हैं और एंड्रोसाइड सेल होती हैं, एंड्रोसाइड सेल्स, और सम आरजी टैफिन सेल्स भी इसमें पाई जाती हैं, आरजी टैफिन सेल्स जो ऊपर मैंने पढ़ाया, ये 3 प्रकार की सेल्स भी पाई जाती हैं। ये आपका क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन है। एक आपका हार्मोन्स होता है, इसका नाम है इंटेरोकाइनेज, ये यहीं से सिक्रीट होता है क्रिप्ट ऑफ लिवर गैन से। उस हार्मोन्स का सिक्रीशन वहां नीचे लिख लो, इट सिक्रीटेड, ये स्रावित करता है इंटेरोकाइनेज हार्मोन्स, ठीक है। हमारा जो ड्यूडेनम होता है वहां पे पाई जाती है सीसीके, एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट्स, कर लीजिए। एक चीज और आप लोगों को बताऊं मैं, हो गया। एक चीज थोड़ा ड्यूडेनम में लिख लेना बेटा, यहीं पे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, देखो उसको लिखवा के फिर मैं इसमें बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, स्टार मार दूंगी, आप लोग उसमें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लो तो बताओ हो जाए तो आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जितना मैंने अभी पढ़ाया। क्या, हाँ यही सिक्रेट करता है, ऐसा नहीं, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ग्लोबलेट कर रहा है कि इंड्रोसाइट्स या आरजीटैफिन। आई थिंक हमको लग रहा है या तो करेगा तो इंड्रोसाइट्स ही करेगा। इंटेरोकाइनेज पूरा ऐसे प्रेफरेंस लिखा है कि क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन वो सिक्रेट करता है इंटेरोकाइनेज को, ठीक है। अगर उसके अंदर होगा तो मैं इसको आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक, देख लूंगी, पहले मैं क्लियर कर लूँ, गलत क्यों पढ़ाऊँ, ठीक। यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आया। अब आप एक चीज देखो, ये आपका जो स्ट्रक्चर मैंने स्टमक का बनाया, ये वाला हिस्सा क्या था आपका, डियोडेनम था, क्या था, डियोडेनम। यहाँ पे हमारा क्या है, लीवर, लीवर पे यहाँ से ऐसे जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बेटा आपका क्या होता है, गाल ब्लैडर है, ये क्या है, गाल ब्लैडर है। हमारे लीवर में क्या बनता है, किसका प्रोडक्शन होता है, बाइल का, ठीक है, बाइल जूस का जो प्रोडक्शन होता है बनता है हमारे लीवर में, और बन करके जो लीवर की हिपैटिक डक्ट होती है हमारे जाकर के यहाँ पे लगती है, और यहाँ से जाकर के इसको छोड़ देती है, किसको, बाइल को। तो जो गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय का काम होता है बाइल को स्टोर करना, ठीक है। अब प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर करता है, दोनों चीज हो गया। अब ध्यान देना, ये जो डियोडेनम है, डियोडेनम, डियोडेनम,
ये एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम है CCK, कोलिकोसाइटोकाइनिन। लिखो, यही है ना, कोलिको कि कोलियो है, कोलियो है कि कोलिको है, कोलियो है, कोलियोसाइटोकाइनेज या काइनिन, ठीक है। कोलियोसाइटोकाइनिन आपकी एक एंजाइम होती है, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये ड्यूडेनम इसको यहाँ से सिक्रेट करके एंजाइम जाती है कहाँ, हमारे गाल ब्लैडर के पास, जो पित्ताशय है, और पित्ताशय को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट करने का मतलब उसको संकुचित करती, प्रेशर देगी, ताकि बाइल जो है यहाँ बाइल डक्ट से होते हुए हमारे यहाँ पे जो पैनक्रियाज रहता है, इस पैनक्रियाज में आपके आकर के यहाँ पे ये खुल जाए, यहाँ पे आके मिले। तो क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूडेनम से कौन सा एंजाइम या हार्मोन सिक्रेट होता है, CCK या कोलिकोसाइटोकाइनिन। इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द बाइल गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर को संकुचित करना, पित्ताशय की थैली को संकुचित करने का काम यही करता है, जिससे हमारा पित्त जो होता है वो बाहर आता है कहाँ, पैनक्रियाटिक डक्ट के पास। समझ में आया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे करवाई। इसको आप लोग सही से लिख लो, तो यहाँ लिख लो, ये तो मैंने आपको फिगर से समझा दिया। यहाँ लिखो, कहीं ड्यूडेनम मैंने लिखा है, यहाँ लिख लो, ड्यूडेनम में लिख लो, इट सिक्रेटेड या इट रिलीज्ड CCK हार्मोन्स, जिसका नाम क्या है, कोलियोसाइटोकाइनिन या काइनेज, ठीक है। और इट स्टिमुलेट या कॉन्ट्रैक्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, इट कॉन्ट्रैक्शन टू गॉल ब्लैडर फॉर सिक्रेशन ऑफ, फॉर हेल्प इन सिक्रेटेड या फॉर हेल्प इन रिलीज बाइल, रिलीज्ड बाइल जूस। ये चीज आप लोगों को याद करना होगा, चाहे जैसे याद कर ले, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बार बार, ठीक। CCK कोलिको या कोलियोसाइटोकाइनिन, ठीक। ड्यूडेनम से ये सिक्रेट होगा, जो आपका गाल ब्लैडर को संकुचित करता है, ताकि हमारा जो बाइल है वो सिक्रेट हो जाए, बाहर निकले, ठीक। अब चलो मैं इसको रिवीजन करवा देती हूँ एक बार, इतना पढ़ लिए, पहले रिवीजन कर लो, फिर इसके बाद जो है आगे कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज थोड़ा मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच करवाऊंगी, वहाँ पे ग्रुप में डाल दूंगी, फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। जो मैंने मॉडल पेपर अभी करवाया था पिछले टेस्ट में, उसी का एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी यूट्यूब पे, वो ऐसे भी फ्री रहेगा। आप लोग वो मैं डाल दूंगी लिंक से आप लोग देख लीजिएगा, और कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। वो आपके ऊपर है, मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगी, पर कमेंट लाइक के लिए कहूँगी, ठीक है। कमेंट करना। अच्छा, ये भी होता है क्या उसमें, मुझे तो पता भी नहीं है ऐसे कैसे करते हैं वो, अभी सीखती हूँ, क्योंकि मुझे उतना उसके बारे में पता नहीं है। और पता है, मैंने जो पहला जो मॉडल पेपर बनाया था, उसमें लगभग इस टाइम 2300 लोग 2.3K अभी तक 2-3 दिन में देख चुके हैं, और लगभग 150 लोग लाइक किए हैं। और फिर आपका जो दूसरा मॉडल पेपर बनाई थी 25-30 क्वेश्चन का, 23 की 24 क्वेश्चन का, उसको लगभग 1200 लोग देखे हैं, और लाइक भी लगभग 70-80 समथिंग की है, मतलब हाँ। और ये जो है, क्योंकि ये ऐसे एकदम डायरेक्टली पब्लिक नहीं है, जो मेन यहाँ की ब्रांच की जो साइट है जिस पे मैम पढ़ाती हैं, अगर उस पे डाली गई होती तो बहुत अच्छा खासा आता, 10, 12, 15 हज़ार चले जाते हैं।
पर ये है भाई कि एक ही फील्ड में 2 टीचर्स नहीं उतर सकते ना, तो हम तो ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं। फिर ये हुआ कि कम से कम मॉडल पेपर के ही थ्रू थोड़ा पब्लिकेशन हो जाएगा, बच्चे आएंगे उनको पता चलेगा कि यहाँ क्लासेस चलती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ मॉडल पेपर के लिए परचेज भी किए हैं, लिए भी हैं, और बहुत सारी लड़कियाँ जो आसपास की हैं जो देखी कि हाँ क्लास अच्छी है तो मैम हमको एडमिशन करवाना है, हम क्या आओ पढ़ लो, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, हाँ चलिए एक बार देख लेते हैं मैंने आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ा है। आ जाओ, शांति से सब सुनते जाना, समझ में आ जाएगा। आज मैंने आप लोगों को स्टमक पढ़ाया। स्टमक में क्या है बेटा, स्टमक आपका जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ मसल से बना होता है, इसलिए इसको मस्कुलर स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक, स्टमक में ऊपर और नीचे, यहाँ ओएसोफेगस पे और ड्यूडेनम के पास 2 वॉल्व लगते हैं जिनको स्फिंक्टर बोलते हैं, ताकि खाना अगर खा लिए तो हम लोग ढक्कन मारते हैं तो इतना नहीं कि बाहर गिर जाए। ठीक है, तो ये जो स्फिंक्टर लगा होता है उसको रोकता है, प्रेशर देता है, खाना अंदर है और खाना काइम जैसे उसमें आया सीएल वगैरह लगा तो ये जो ड्यूडेनम के पास स्फिंक्टर है वो उसको आगे नहीं जाने देता है, कहता है पहले तुम काइम में चेंज हो फिर आगे तुमको पास करूंगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों वहां पे लगे रहते हैं। तो जो ऊपर लगा उसको गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिंक्टर बोलते हैं क्योंकि ओइसोफेगस इस पास है और ये लीवर के पास है, इसको इसलिए क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक, ये हमारा जो स्टमक है बेटा, स्टमक में आपके 4 रीजन है। जो यहाँ दिल के पास है, हार्ट के पास, उसको कार्डियक रीजन कहेंगे। जो डायफ्राम के पास है फंडिक रीजन कहेंगे, और जो लीवर के पास है, यहाँ पे लीवर रहता है ना, पाइलोरिक रीजन कहते हैं, और बीच में इसकी क्या बचती है, बॉडी बचती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या बताया आप लोगों को, ये जो आपका स्टमक होता है बेटा, इस स्टमक में आपके लेयर्स पाई जाती हैं, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एक और इपिथेलियो लेयर है, इपिथेलियम लेयर है, फिर आपका मस्कुलरिस, वेरी गुड, मस्कुलरिस है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर क्या है आपका म्यूकोसा। जो सबसे अंदर है वो म्यूकोसा, वही फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, रूजी। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। वो सरफेस एरिया को एक्सपैंड बढ़ाने के लिए रहता है। जैसे सपोज दैट किसी का बाल कर्ली है और किसी का बाल स्ट्रेट है, उसका भी लंबा है, तुम्हारा भी बाल लंबा है, पर उसका कर्ली है तो उसका सरफेस एरिया कम दिख रहा है, अभी उसको स्ट्रेट कर दूंगी उतनी ही लेंथ में है, वो तुमसे ज्यादा लेंथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाल में जो कर्लीपन है वही उसका क्या है, रूजी है। ठीक है, वही क्या है, वो रूजी फोल्डेड है। जब हमने उसको स्ट्रेट कर दिया तो वो क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। जब तक हम खाना नहीं खाते तो रूजी फॉर्म में रहता है, जैसे खाना भरती तो रूजी ऐसे, इससे म्यूकोसा की जो लेयर होती है ऐसे एक्सपैंड हो जाती है और हमारा पेट फूल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, स्टमक इज अ मस्कुलर, ये चीज मैंने बता दिया है। स्टमक का लोकेशन क्या होता है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारा, जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारा एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, अपर लेफ्ट साइड पोर्शन में क्या होता है, पेट क्या होता है, लोकेटेड होता है। पेट का मतलब पूरा पेट नहीं होता, पेट का मतलब सिर्फ स्टमक होता है। पेट में ऐसे नहीं हो तो मान लो ऐसे लैंग्वेज में जानते हैं ना हम लोग। इसमें जो होता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया वही सारे स्ट्रक्चर के बारे में मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा स्टमक है उसमें ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ग्लैंड्स में देखते हैं, यहाँ से जहाँ से ये ग्लैंड्स आपकी सिक्रीट होती है, मतलब रहती है, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट। यहीं से ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलती है। तो यहाँ जो है नेक वाले रीजन में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे। उसके नीचे आते हैं, यहाँ वाले रीजन पे जो है उसको क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक या पैराइटल ग्लैंड, जो एससीआर और कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करते हैं। और जो सबसे नीचे पाए जाते हैं उसको चीफ और पेप्टिक ग्लैंड, जो इसका सबसे मुखिया है, यही इसका मेन है। यही क्या करता है, पेप्सिंग करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, मेन काम इसी का है। इसके बाद कुछ आपके और ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इस चीज को मैंने बता दिया, पर ये इनएक्टिवेट होता है। इंटेस्टाइन देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं ड्यूडेनम, जूजिनम और इलियम होता है। ड्यूडेनम यू शेप का लार्ज कॉइल स्ट्रक्चर होता है, मिडिल पोर्शन आपका जूजिनम होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, सांप की तरह, इलियम कहेंगे। और ये जो आपका ड्यूडेनम है ये एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जिसको कहते हैं सीसीके, कोलिकोसाइटोकाइनिन। और ये क्या करता है, हमारा जो पित्ताशय होती है, पित्त की जो थैली होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि हमारा जो बाइल है आराम से रिलीज हो सके। ठीक है, कुछ आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करेगा।
जो हमको क्या करता है, काइम से जो आने वाला एसिडिक मीडियम उसको मेंटेन करने के लिए। पेयर्स पैसेजेस जो होते हैं वो इलियम और किसके बीच में, कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, इसमें नहीं, इलियम वाले रीजन में ये पाए जाते हैं, जो ये किसका हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आती हैं उसको किल करने में हेल्प करते हैं। क्रिप्ट ऑफ लुबरकिहन विलाई और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें गोबलेट, एंड्रोसाइट सेल्स और आर्जीटेफिन सेल्स भी पाई जाती है, और इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है, इंटेरोकाइनेज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बेटा क्या करता है, जाता है सिक्रेटिन के पास, और सिक्रेटिन को क्या करता है, एक्टिवेट करेगा। फिर सिक्रेटिन जाएगा पैनक्रियाज के पास, और उसके पास एंजाइम रहती ट्रिप्सिन, ये सारे हार्मोन्स वहाँ उस सारी सेल को एक्टिवेट करेगा, तब वहाँ से सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से प्रोसेस होते हैं। और इसके बाद ये इतना बस पढ़ाई हो ना, हाँ। तो यहाँ तक आप लोग चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से, और इसके बाद जो आगे वाला मैंने पढ़ाया उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर कल मैं आप लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा है उसको बता दूंगी। फिर आपका क्या बच जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जैसे आपने पढ़ रखा है वैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पढ़ना है। सैल्वरी ग्लैंड में भी 3 आता है, पैराइटल, लिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है, मैक्सिलरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें उसके अंदर पता करना पड़ता है कि जो आपका पैराइटल, जो उसमें पैराइटल नहीं होता उसको क्या, पैरोटिड जो ग्लैंड होती है वो किस डक्ट से जुड़ी होती है, उस डक्ट का नाम, ठीक है। तो उसमें आपका डक्ट, आप वाटरन डक्ट होता है, स्टेंसन डक्ट होता है, और आपका एक और होता है, हाँ, रिविनस डक्ट कहते हैं, या तो उसी को बार्थोलियन डक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल के लेक्चर में विथ फिगर में समझाऊंगी कि सैल्वरी ग्लैंड में कौन सी आपकी मैक्सिलरी का मतलब क्या होता है, और लिंगुअल का मतलब क्या होता है, पैरोटिड कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर से इसी माउथ वाले पोर्शन में समझा दूंगी, सब समझ में आ जाएगा। फिर लीवर क्या है, पैनक्रियाज, तो ये आपका फिगर वाइज खत्म हो जाएगा। फिर रिएक्शन में मैं समझा दूंगी, कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन ये है, प्रोटीन का और फैट का, खत्म हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन। बाकी आप लोग पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट डे मैं पूछूंगी, फिर उसके बाद क्लास करवाऊंगी। चल, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं।